मेरा प्यारा गांव। चाचा चाचा, आपके खेत में बहुत सारे लोग आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, वहाँ बहुत भीड़ है। चाचा बोले, किस खेत की बात करते हो बेटे? मैं तो खाट से उठकर एक लोटा पानी के लिए कुआं तक किसी तरह पहुँचता हूँ। वहाँ किसी राही मुसाफिर से अनुनय विनय कर पानी बाल्टी डलवाकर कुआं से निकलवाकर हाथ मुंह धोकर दिन भर के लिए खटिया के नीचे झांप कर गमछी से रख देता। जब जब प्यास लगती है तब तब बैठे बैठे पीता। सीताराम सीताराम थपड़ी बजाकर भगवान का नाम लेता और ध्यान करता। अब तो मेरा खेत मेरा भजन ही है, मेरी खेती यही है। मेरी दुलारी अब बुढ़िया हो गई। किसी तरह वो भी भगवान का नाम लेते लेते साग रोटी बनाती है तो दोनों मिलकर खाते हैं। उधर खेत में भीड़ से चलकर सफ़ेद कुर्ता पैजामा बंडी पहने युवक आया। आते ही कहा कि बूढ़ा, इस कागज पर अंगूठा लगा। खेत का जितना दाम गांव वालों ने लगाया है उससे कई गुना अधिक कीमत ले लो। खटिया पर पैसा रखते हुए कहा, आगे यह भी फायदा देंगे कि जब तक तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी जिंदा रहोगे तब तक भोजन का सामूहिक प्रबंध पूरे गांव के लिए इंतजाम कर देंगे। गांव के सभी लोग पैसों की लालच और जीवन भर फ्री में भोजन की बात सुनकर खुश थे। बूढ़ा चाचा गुस्से से तमतमाया हुआ बगल से भौंकड़ी उठाकर युवक को जोर से एक भौंकड़ी लगाया। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। चाचा में जवानी जैसा जोश आ गया। उठकर भौंकड़ी के सहारे हिलते हिलते खड़ा होकर कहने लगा कि जब दिल्ली पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में सांस लेने के लिए हवा बिकने लगी थी, तभी हमने अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाकर अपने गांव इलाके वालों के लिए शुद्ध हवा बनाने का फैक्ट्री की खेती की है, जिसके चलते तुम सब हमारे इलाके में आकर शुद्ध वातावरण में खुशी महसूस कर रहे हो और इसी हवा के बल पर जिंदा हो। हम 2 रोटी कम खाते हैं मगर 4 रोटी वाले जगह खेत में पेड़ पौधे लगाकर पानी देकर आज बड़ा करके सबको प्राणवायु ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। तुम्हारा पैसा ऑक्सीजन नहीं बना सकता जिससे सांस लेकर जिंदा है, परंतु हमारे खेत में लगा गाछ वृक्ष सबके लिए ऑक्सीजन बनाता है। और हम पवन देवता से फरियाद करते हैं कि इन हवाओं को पूरे देश दुनिया तक पहुंचाकर सबकी सांसों में भरकर सबकी जिंदगी खुशनुमा बनाए रखें। ये सुनते ही गांव वालों की आंखें खुल गई। सबने पैसे वापस करके अंग्रेज की तरह आए लोगों को सब नियम कानून भुलाकर खदेड़ने लगे। लेकिन जिस तरह अंग्रेज की नीति थी कि उस इलाके के गांव से ही किसी को मिलाकर उसे प्रलोभन देकर उसी के हाथों या इशारे पर गुमराह करके लूटने का तथा जान माल का नुकसान करने का सोचा तथा करने का मन बनाया था, परंतु चाचा की बातों से उसकी आंखें भी खुल गई और सभी गांव वाले पुराने गिले शिकवे भुलाकर सब एक होकर चाचा की बातों में आकर पूरे गांव को सबसे पहले सांस लेने के लिए हवा की व्यवस्था पेड़ पौधे लगाकर करने लगे। उसके बाद जमीन के नीचे से पीने का पानी सब दिन मिलता रहे, इसके लिए किसी भी तरह का बालू उठाओ या मिट्टी कटाओ या वृक्ष कटाओ तथा जमीन के लोभ में तालाबों को जिसने भरकर समतल बना दिया था उस तालाब को फिर से खुदवाकर पानी जमा रखने लगा।
बूढ़े चाचा का बेटा विदेश में डॉक्टरी करता था। वह भी गांव में ही आकर अस्पताल बनाकर अपने इलाके में ही माता पिता की सेवा के साथ पूरे इलाके की देखभाल करने लगा। वर्षों पूर्व इस गांव में फूट डालो राज करो की नीति पर बाहरी लोग बहुत बालू, मिट्टी, गिट्टी, लकड़ी लेकर चला गया और सड़क हादसे का नाम देकर मर्डर भी करवाते रहा, जिसमें समाज व सरकारी विभाग के वरीय पदाधिकारीगण अदृश्य रूप से शामिल रहे। जिस दिन सबकी आंखें खुली उस दिन सबने चाचा के पास जाकर माफ़ी मांगी। चाचा ने कहा कि जीवन क्षणिक है, इसे लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, गलतफहमी, मानसिक प्रदूषण, मार काट, झगड़ा, केस मुकदमा इत्यादि के चक्कर में किसी के बहकावे में आकर जीवन बर्बाद मत करना। जीवन तो भगवान का नाम लेते, भजन करते हुए तथा एक दूसरे की मदद करते हुए और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करते हुए शुद्ध हवा से, शुद्ध विचार से अंतिम सांस लेते समय भी सबों के साथ प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए जीवन मिला है। पढ़े लिखे लोगों की कद्र करो, सब मिलकर रहो, एक हाथ कट्ठा बीघा के लिए मनमुटाव मत करो, सब खेत यहीं रह जाएगा। अस्थाई खेती जन्म जन्म का करो, भगवान भजन व सत्कर्म करके कूटनीति व तोड़ने की बात कभी मत करो, जोड़ने की बात करो। गलतफहमी वाली बातों में मत फंसो, कान से सुनी हुई बातें भी गलत होती है और आँख से देखी हुई तस्वीरें भी गलत होती है। किसी बातों में मत आओ, किसी प्रलोभन में मत आओ। मानव जीवन मिला है, इसे यूं ही गलत विचार या गलत कामों में या गलत फहमी में मत फंसा कर बर्बाद करो। खूब अच्छा काम करो, अपने बच्चों को खूब पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दो, जिससे गांव की मर्यादा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़े। गलत प्रचार प्रसार मत करें, अच्छे प्रचार प्रसार पर ध्यान दो। सब लोग बैठकर बूढ़े चाचा की बात ध्यान से सुन रहे हैं। संजोग से फागुन का महीना था। चाचा बोले, आज से फिर उस समय की तरह सब मिलकर होली गाएंगे, बजाएंगे। जिस समय कंपनी फूफा और सत्तो बाबा दोनों भाई दो तरफ ताश में भी और होली में भी बैठकर दोनों एक दूसरे को डोमा चमरा कर जोर जोर से बोलकर कर्कश वाणी में भी प्रेम छुपाकर लोगों को मजा देते थे। गुरुजी के दरवाजे पर ताश खेलना और होली की शुरुआत होती थी। ढोलक बजाने एक तरफ फौजी चाचा जो कि 1962, 65, 71 की लड़ाई चीन तथा पाकिस्तान से लड़कर वापस हुए थे, और बद्री बाबा, कारू चाचा ड्राइवर, गिरीश चाचा और गुरुजी खुद भी ढोलक बजाते सिखाते थे, और साथ में जद्दू चाचा, जदुनंदन सिंह भी उल्टे हाथ से बजाते थे। जवाहर भैया के हाथ से फटकर खून निकलने लगता था बजाते बजाते। उन सबों के साथ ढोलक बजाया मैंने, मगर शंकर चाचा मज़ेदार ठुमकी बजाते थे। एक बार मैं बद्री बाबा के साथ सदानंद चाचा के दरवाजे पर उंगली से ढोलक बजाना सीखा था। वहीं पर फौजी चाचा शशिभूषण सिंह, बिट्टो चाचा से भी उंगली पर बजाना सीखा था। कारू चाचा और गिरीश चाचा तो चाटी मार कर ढोलक बजाकर फाड़ देते थे। कामो फूफा के घर हम चले जाते थे और फुआ हमको खूब मन से ढोलक को ठीसानी से निकाल कर दे देती और हम खूब बजाते। मेरा दोनों हाथ दोनों तरफ मुश्किल से पहुंचता था। मेरे पिताजी हल्का सिखाते तो हम पूरा समझ लेते, क्योंकि मैं और मेरा भतीजा शमशेर दोनों लड्डू चाचा के दरवाजे पर जाकर सापली भी खाते और चौकी पर ताल देते सीखने का प्रयास करते। कामो फूफा, शंकर चाचा मेरे दरवाजे पर ही सोते थे। उनके यहाँ थोड़ा दिक्कत था। हमारे चाचा सूर्यनारायण सिंह, जिसे पूरे इलाके के लोग दादा कहते थे, वो मछिया पर बैठकर टेरुआ काटकर रस्सी बनाते रहते। वो बहुत पहलवान ताकतवर थे। 25-25 किलो का 2 मुगदर दोनों हाथों से घुमाते थे। उनका प्रथम पुत्र श्री कैलाश सिंह भी उन्हीं के तरह ताकतवर और ज्ञानी पुरुष हुए। इनके बाद
ही दूसरी शादी करंजा में दादा किए और उसमें रामविलास, राम प्रवेश, दिलीप, शेषनाथ 4 भाई हुए। रामजीवन बाबा, कामो फूफा, सत्तो बाबा, नवीन चाचा लोग ताश खेलते थे, लेकिन रामजीवन बाबा, सत्तो बाबा वाल्मीकि रामायण बहुत अच्छे राग में पढ़ते थे। सत्तो बाबा फिलिप्स का रेडियो रखे थे। वह रेडियो उनका बेटा भी नहीं बजा सकता, मगर हमको बजाने मिलता था। सत्तो बाबा वन विभाग से सेवानिवृत्त थे। उनकी आवाज़ जोरदार दूर दूर तक गरज के साथ पहुंचता था, परंतु वो काम करने जो आता था परिचित लोगों को गाली खूब देते थे। जब गाली देते थे सत्तो बाबा तो दादी कहती थी राम राम। तब बाबा बोलते थे कि यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा जंगल में गाली देने वाला नौकरी था, मज़ा आता था। वो दिन कितना अच्छा था। दिनेश चाचा स्टेट बैंक के बहुत बड़े अधिकारी रहे और उनके बाबूजी शारदा बाबा सत्तो बाबा के दरवाजे पर आकर रसीली रसीली बात करते थे। सभी बुजुर्गों से मेरा अच्छा गुडविल था। उमेश भैया गांव के रिश्ता में चाचा लगते थे। वो पपीता मांगने रोज सुबह मेरे घर आते थे। हम तोड़कर पपीता देते थे। उन्हें शुगर बीमारी नौकरी के अंतिम दौर में पकड़ा था। उमेश भैया ने गांव के बच्चों के साथ मजा लेते हुए, चुटकी लेते हुए होली के माहौल में संबत के दिनों कहे थे कि यहाँ एक करेतवा गैंग है और एक कोबरा गैंग है। कोबरा गैंग का सरदार रोशन है। साथ ही वो अपनी विषय वस्तु से जोड़कर भूगोल के माध्यम से चालन विधि खड़े खड़ जो पढ़ाए बताए वह आज भी याद है। चालन विधि से कैसे दूर तक गर्मी का एहसास होता है जब आग कहीं जलती है और गर्मी दूर तक पहुंचती है। गांव के सभी लोग सभी के बाल बच्चों के ऊपर निगरानी करते थे और ध्यान रखते थे। नदी नहाने के क्रम में अश्विनी भैया और सरजी के डर से पूरे गांव के बच्चे छिपते भागते थे। गांव में फौजी चाचा लोग जब आते थे तो कारो डीलर चाचा के ग्रुप वाले लोग खुश होते थे क्योंकि दारू लाया होगा। कारू चाचा का दारू से ही लीवर, किडनी सहित विभिन्न अंदरूनी अंग खराब हो गया। फिर भी नई पीढ़ी के बच्चे गांव घर परिवार में नहीं समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या खराब। छठी बाबा ब्रह्म ज्ञानी, विशाल, गोरे, मस्त, विचारवान व्यक्ति थे। गौ सेवा में लीन रहते थे। एक बार हम कुनिया बांध खेत से जलखै देकर आ रहे थे, तब बासा पर रुके। छठी बाबा अपने से मेरे लिए लग्गी से अच्छा अच्छा अमरूद तोड़ कर दिए और कहे कि तुम गाछ पर मत चढ़ना। वो पान बहुत खाते थे। हमको पिपरमिंट पहली बार खिलाए 2 दाना। कितना अच्छा विचार था। आज भी वैसे अच्छे विचारवान लोगों के बारे में सोचकर आंसू बहाकर श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे घर परिवार के व्यवहार से सब लोग खुश थे। रूदो बाबा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। इलाके के पहले ग्रेजुएट थे। उनके जैसा जिलावार में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता था। काका जी विष्णुनारायण सिंह गांव इलाके के पहले मजिस्ट्रेट ऑफिसर थे, लेकिन वो नौकरी को नौकरी न समझे। जब घर आते गढ़वा पलामू से तो सालों भर घर में रह जाते, और जब जाते तो साल तक नौकरी पर से घर नहीं आते। मस्त मौला आदमी थे। किसी बराती वालों को या कहीं कुटमैती में किसी को बोलने का मौका नहीं देते थे। वो खूब बढ़िया हिंदी, फर्राटेदार अंग्रेजी, चुटकुला, गीत, हंसी मजाक, पहेली सब करते थे। अंतिम समय में काका जी को लीवर कैंसर हो गया था। IGMS पटना में मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला। अस्पताल में एक बार उनको अचानक मल विसर्जन करने लगा तो हम तुरंत पेपर बिछाकर करवा करके अपने हाथों से साफ कर दिया, पीने वाला पानी के बोतल से। काका जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री, जिसमें अमर सिंह, वीरेंद्र, मनोज, पुष्पेंद्र और बेबी। दिनेश चाचा भोरे भोर काका जी के पास आ जाया करते थे पढ़ने। अशोक चाचा 50 रुपया से गया में नौकरी शुरू की। विश्वविद्यालय के महान प्रोफेसर बनकर सेवानिवृत्त हुए। तप्पो बाबा बोरिंग पर जाकर बहुत स्नान करते थे। अमरेश भैया, धर्मराही का छुटका, मनोहर भैया उनको बहुत पढ़ाते थे। उनकी मूछें भयानक थी।
वो जोर जोर से गरज कर बोलते थे। खाना भी मांगते थे तो पूरे गांव में पता चल जाता था। गांव के बाबू बागेश्वरी प्रसाद सिंह और सत्तो बाबा सत्यनारायण सिंह में कभी नहीं पड़ता था। दोनों वन विभाग में थे, दोनों एक दूसरे को लुच्चा झूठा कहते थे, मगर उन शब्दों में भी दोनों में प्रेम था। कभी किसी में झगड़ा नहीं होते देखा। अखिला चाचा अंग्रेजी बहुत बढ़िया जानते थे। उमेश चाचा और अखिला चाचा दोनों खेसर में पढ़ाने जाते थे। नुनू प्रसाद बाबा बांका पूरे जिला साइकिल से ही चलते थे, बांका में मास्टरी करते थे। एक दिन मेरे रूम बेलहर बांका से साइकिल चलाकर आए। दोनों हाथों से दोनों पैर छूकर प्रणाम किया, खटिया बिछाकर बैठाए, पानी दिए। नाश्ते में उनको चावल का भुंजा और गुड़ पसंद था। कुर्ता की थैली से कच्चा अंडा निकालकर फोड़कर तुरंत खा गए। हमको बहुत मानते थे। हमको बोले कि चावल का भुंजा खाना जवान रहेगा, दांत मजबूत रहेगा। खटिया पर बैठे उस बूढ़े चाचा ने पुरानी कहानी कहे कि सब लोग मिलकर फिर से प्रेम भाईचारा लाने के लिए ढोलक झाल खोज कर लाकर होली शुरू किया। रणवीर चाचा और सरजी सीताराम सिंह को होली बहुत याद थी। सब ने मिलकर निर्णय लिया कि पहले की तरह सबके दरवाजे पर होली होगी। सब मिलकर गांव के बच्चा को मेहनत करके ईमानदारी के पैसों की कमाई से पढ़ाओ और ईमानदार अधिकारी बनने की शिक्षा प्रेरणा दो। सबको गांव से जोड़ कर रखो। गंगा, गांव और गांधी कनेक्शन के तर्ज पर अच्छी पवित्र भावना विचार बनाकर सब मिलकर रहो। जिंदगी जन्म के बाद और मृत्यु से पहले कम दिनों का होता है, मगर उसके बाद चिरकाल तक का होता है। जिसे अच्छा बनाना अच्छे कर्मों पर निहित है। साफ सुथरे आदमी को जब किसी शब्द से अपनों से ठेस पहुंचता है तो वह परहेज करके रहता है। पढ़े लिखे लोगों से सलाह लेनी चाहिए और बुजुर्गों से अनुभव की बातें सीखनी चाहिए। मिलकर रहोगे तो गांव का देश में नाम होगा। क्षणिक लोभ मोह में बिखर जाओगे तो गुलाम होगा। जाना तो सबको है उसी माँ की गोद में, उसकी पवित्रता बनी रहे हर बूंद में। जलने के बाद भी धुआं आसमान होगा, सब कुछ यहीं रहेगा, कर्म फल प्रधान होगा। हर सांस खुशी मन से गले मिलें सबसे, यही मन में अरमान रहेगा, यही मन में अरमान रहेगा। केशव बाबा बहुत ही नेक इंसान थे। उन्हें शारीरिक कष्ट नहीं हुआ। सीधे इंद्रलोक इंद्र भगवान ने स्वयं आकर त्वरित यंत्र से बुला गए। आज उन्हीं के पुण्य प्रताप मेहनत से तीनों पुत्र प्रोफेसर अनिल सिंह, सुनील सिंह, दिनेश सिंह MA BA पास शिक्षित होकर नाम रोशन कर रहे हैं तथा उनकी मर्यादा को बचाकर आपसी प्रेम शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी बांट रहे हैं। KK सिंह बॉस चाचा सब दिन मालिक बनकर रुबाब में दूसरों की भलाई तथा गांव के होनहार प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। पान खाना उनका शौक कहिए। अपने पिताजी के तरह ये भी बौकड़ी लेकर राजशाही जीवन जीते हुए सदा न्याय की बातें समाज में करके नाम रोशन कर रहे हैं। इनका भैगना बब्बू चंदन भी चिराग जी के साथ पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है। एक सूत्र में बोस नाम के अनुरूप काम करके समाज के लोगों को प्रेम भाईचारा रुबाब अच्छे कर्म से सबों को बांधकर मेल मिलाप करने का काम करते हैं। सुशील बाबा को शुगर बीमारी थी। वो रोज सुबह पुनिया बांध टाँड़ पर तेजी से टहलकर और बबूल का दतमन तोड़कर लाते थे। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं किए। 2 विवाह किए थे। बहुत अच्छे महान व्यक्ति थे। उनके साथ कोई युवा भी पैदल तेजी से नहीं चल सकता था। रामहित बाबा मजेदार व्यक्ति थे। उनके अंदर ज्ञान का भंडार था। कान बड़े बड़े और कान में लंबे लंबे बाल थे। वो भी सत्तो बाबा की तरह गाली बहुत बकते थे, परंतु मर्यादित गाली बकते थे जो किसी को सुनकर कभी तकलीफ नहीं होती। तराजू से धान हजारों मन दिन भर में तौल देते थे। उनके घर जब जाते या दादी काली स्थान पूजा करने आती तो मेरी माँ से मिलकर वार्तालाप करके जाती।
हमको बहुत मानती थी। रामजीवन बाबा फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनको भूगोल और बॉटनी का बहुत ज्ञान था। खुद की दादी मेरे लिए भुंजा रखती थी, वो मीठा सोडा बहुत फाँकती रहती थी, बीड़ी भी बहुत पीती थी। उसी दादी के आशीर्वाद से चल रहा है। अनिल चाचा की विद्वता को किसी ने तरजीह नहीं दी, परंतु वो पढ़ने लिखने वालों को पूरे शंभूगंज प्रखंड के सैकड़ों लोगों को IAA BA करवा दिए। शादी विवाह में अभिनंदन पढ़ना लिखना व जवाब देना प्रशंसनीय होता। झारखंडी चाचा स्वास्थ्य विभाग में रहे। सेवानिवृत्ति के बाद एक बार घंटी छाप से विधायक उम्मीदवार बनकर बेलहर विधानसभा से चुनाव भी लड़े। गांव इलाके के सभी लोग मोटरसाइकिल से बेलहर जा रहे थे और हम वहीं पढ़ते थे तो देखे थे। अश्विनी भैया कारू डीलर सबको जब बेलहर से तेल चीनी मिलता था तो रात होने पर हमारे डेरा में पिताजी के पास रुके और बड़ा ही प्रेम भाव का माहौल था। पिताजी मछली चावल खुशी खुशी बनाते और सब मिलकर खाते। ऐसा लगता है चंद 25 वर्षों के दरमियान में ही कलयुग का प्रभाव आकर या बढ़कर आपसी भाईचारा मेल मिलाप में बड़ा ही फेर बदल कर दिया। पहले आदमी कम था मगर आपसी मेल ज़्यादा था। इसे आज भी मिलकर वार्तालाप करके बनाया जा सकता है। उसके लिए हरेक गांव में शाम के शाम चौपाल लगाना होगा, जहां सभी लोग आकर मिलें और एक दूसरे की तकलीफ दूर करने का प्रयास करें। टीवी देखना मर्दों को बंद करना होगा। एक पुस्तकालय होना चाहिए जहां सब मिल बैठकर रामायण गीता वेद पुराण इत्यादि पुस्तकें पढ़ें। गांव में ही बीचों बीच गहरी नदी है, उस पार 4 कदम पर राजबंदेली में रहने वाले पहलवान टाइगर जोगेंद्र नारायण सिंह का घर है। पहलवान भाई को हम बीजी खरवा में अपने पिताजी के साथ जाकर बहुत बार मिले थे, बैठे उनसे वार्तालाप किए, सुने। उनके भाई विश्व स्तर के डॉक्टर थे, उनका नाम डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह था। वो टीबी बीमारी और छाती रोग विशेषज्ञ पूरे विश्व स्तर पर नंबर 1 में से थे। मैं डॉक्टर भाई से मिलने दरभंगा गया था। उस समय मैं भागलपुर प्रभात खबर में कार्य भी करता था और TNV कॉलेज में पढ़ता भी था। उसी दरमियान दरभंगा गया था उनसे मिलने। उनके घर पर खोजते खोजते पहुंचा। हमेशा मेरा एम रहता कि बड़े बुजुर्गों विद्वानों के पास दूर दूर तक जाकर कुछ सीखें। हमें सत्तो बाबा बता चुके थे कि कोई भी रिक्शा वाला उनके घर तक पहुंचा देता है। वही किए, रिक्शा वाला से ही पूछ कर गए। अंदर हो गए गेट से। कोई देख रेख करने वाला को बताया कि डॉक्टर साहब से मिलना है। मैं तो पत्रकार भी हूँ और छात्र भी हूँ, साथ ही साथ उनके समाज का सामाजिक प्राणी हूँ। मुझे बैठने मिला। थोड़ी देर में एम्बेसडर कार सामने खड़ी हुई। 2 लोग दोनों तरफ गेट खोलकर तथा हाथ पकड़कर उतार कर गाड़ी से खड़े किए। बहुत लंबे तगड़े 7 फीट के 200-300 किलो वजनदार पहलवान के भाई पहलवान जैसे थे। वो हमको देखकर और मैं भी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। विद्वान जन बिना कुछ बोले आत्मीय मन से एक दूसरे को देखकर वार्तालाप कर लेते हैं। बाहर ही बैठकर तथा एक कुर्सी अपने सामने बीच में टेबल रखकर बैठने दिए। दोनों आमने सामने बैठकर वार्तालाप शुरू किए। वो मेरे पिताजी के नाम पूछे, तब मैंने पिताजी दादा चाचा सबका परिचय दिया। वो अपने से रसगुल्ला पानी दालमोट ला कर दिए। बहुत तरह की बातें हुई, ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, समाज की बातें। उनसे मिलकर मैं ऊर्जावान हो गया। उतने बड़े महान लोग भी हमसे बात करके आनंदित हुए। यही मेरा सौभाग्य है। पहलवान जोगेंद्र नारायण सिंह की दूसरी शादी जेठौर राजपुर में, जहां SKP विद्या विहार +2 आवासीय विद्यालय भागलपुर कमिश्नरी का सबसे पुराना CBSE आवासीय विद्यालय है। बाबू बिरकोदर सिंह चौहान ने अपने माता पिता के नाम को अमर निशानी को अपने सहोदर भ्राता के जिम्मे देकर वो शिक्षा का दीप जलाकर याद आते रहे हैं। आज उन्हीं की और शरीरी सूक्ष्म प्रेरणा से लेखनी चला रहा हूँ।
हस्तिनापुर से आकर राजपुर में रह रहा हूँ। मैं सबों को हार्दिक सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सभी पढ़ने पढ़ाने वाले अपने अपने दूर दूर से छात्रों को भेजते हैं, तो मैं उन सबों को दिल से पढ़ाता हूँ। एसकेपी के छात्र अच्छे बने, मेहनत करें, माता पिता गाँव समाज देश का नाम रोशन करें, यही भगवान से नित्य प्रार्थना करता हूँ। डांटता हूँ, पीटता हूँ, समझाता हूँ, उसी की भलाई के लिए हर एक कदम उठाता हूँ। मैं सबों को हार्दिक सादर प्रणाम करता हूँ।